हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अब धीरे धीरे और भी करीब आता जा रहा है, तो अब आप सबके पास 30 दिन रह गए हैं रिमेनिंग। 30 दिन शेष रह गए हैं अब आपके एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब इस टाइम पे हम लोगों के लिए उन सारे टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी से रिलेटेड होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, चाहे वो कैपिटल बजटिंग हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हो, लीवरेज से हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से हो, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से हो, डिविडेंड थ्योरी से इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला हो, तो इन सभी फॉर्मूलेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सारे फॉर्मूलेस को एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोगों को एक बर्डन सा फील ना हो। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे आप लोगों के लिए क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों के साथ कैपिटल बजटिंग कवर करेंगे, इसका फॉर्मूलाज। फिर उसके बाद हम आपके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। इसके बाद के जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, तो इन सब के फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो, तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस अद्भुत वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन फॉर्मूलेस को आप लोग भी एक जगह लिख लीजिए क्योंकि फॉर्मूलेस से आपको क्या क्या आ सकता है। तो फॉर्मूलेस से आप लोग को डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल्स तो साथ ही साथ इन फॉर्मूलेस को मैच द कॉलम में भी पूछ लिया जाता है। किसमें? मैच द कॉलम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो दो तरीके का टेक्निक इसमें ब्रॉडर फॉर्म में है। सबसे पहले नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड और दूसरा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है ना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया गया है। ठीक है ना। किसको कंसिडर किया गया है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया गया है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में पे बैक पीरियड मेथड है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। दूसरा आप लोग बात करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और उसके बाद क्या है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड है। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड है। तो सबसे पहले आप लोगों को नाम याद रखना है कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक में कितने टाइप ऑफ मेथड्स है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये उसके नाम है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे इसके फॉर्मूलेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि पे बैक पीरियड मेथड के बारे में। तो पे बैक पीरियड मेथड, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक इवन कैश फ्लो, जहां पे कैश फ्लो क्या है? यूनिफॉर्म रेट से है। कैश फ्लो क्या है? यूनिफॉर्म रेट से है, मतलब सेम रेट से कैश का फ्लो हो रहा है हर साल। एक है अनइवन कैश फ्लो, जहां पे अनइक्वल फ्लो है कैश का। क्या? अनइक्वल फ्लो है कैश का। तो जहां इवन कैश फ्लो है उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द एनुअल कैश इनफ्लो। तो सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 1 लाख रुपए का किया और कैश इनफ्लो हो रहा है हर साल 20,000 रुपये। तो मुझे जो ये है 5 साल में जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो वापस से मेरे पास क्या हो जाएगा? घूम के वापस आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, वो कितने साल में
वापस आ जाएगा, तो वो 5 साल में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो में पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां पे अनइवन कैश का फ्लो होगा, टाइम व्हेन क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आउटले। ठीक है, तो व्हेन क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बिकम टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आउटले, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाला जाता है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं हम लोग यहाँ पे कि कहाँ पे किस साल हम लोग का जो पैसा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस सबका न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगा जरूर से, बट आज का ये वीडियो का मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं सारे फॉर्मूलेस को आप लोगों को डिस्कस करवा दूं, जो जो टॉपिक का हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज है उन सबको मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर करवा दूं। तो न्यूमेरिकल भी मैं जरूर लेके आऊंगा एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो आप लोग एक बार फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेंगे तो न्यूमेरिकल को करने में आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताया है सारे चीजों को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा तरीका बता दूं अनइवन कैश फ्लो का। यहां पे आप रखेंगे ईयर्स, एनुअल कैश फ्लो, फिर उसके बाद आप रखेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो ईयर हो गया 1 2 3 4 5 वॉट एवर, हर साल आ रहा है 10-10 हज़ार, किसी साल 10,000, किसी साल 20,000, किसी साल 15,000, ठीक है, किसी साल फिर हो गया 25,000 हो गया, ऐसे। तो इस तरीके से अब आप क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव मतलब स्टैट्स में पढ़ते हैं ना, आप जोड़ते रहेंगे, तो 10,000 प्लस 20,000, दूसरे साल क्या हो जाएगा 30,000, 30 और 15 45,000, 45 और 25 कितना हो जाएगा 70,000, इस तरीके से। तो सपोज अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि किस साल जो है मेरा 1,00,000 रुपए घूम के आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज यहां से ऐसे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा ना मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को फिर से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज का इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है मेरा, कि आप लोगों को फॉर्मूले से हमको एकदम वाकिफ करवा देना है, फॉर्मूलेस को मुझे आपको एकदम समझा देना है, आपको एकदम याद करवा देना है, ताकि आप एग्जाम में अगर आ जाए तो आप बिल्कुल ना चूके इससे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसको एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या डिवाइडेड बाय द एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आप, और मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे तो आपका आ जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न कितने रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस पर। ठीक है, तो ये इससे पता चल जाएगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड प्लस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब जो आपका स्क्रैप वैल्यू होता है, ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू जिसको कहते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आता है कि सर डिसीजन लेने की बारी। ठीक है, कि कब हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, कब हम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने सर आपने ये तो पे बैक पीरियड में नहीं बताया कि सर किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ पे किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट जिसका शॉर्ट टाइम पीरियड हो, प्रोजेक्ट जिसका शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हो, शॉर्ट टाइम पीरियड हो या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हो। सर किसके रिगार्डिंग शॉर्ट टाइम पीरियड और ड्यूरेशन, मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, मतलब वो प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे जो कि कम से कम समय में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको लौटा दे, उस प्रोजेक्ट को आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे, उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
उसी तरीके से एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे। तो सर अगर अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन हुआ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से, आपके प्रोजेक्ट का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा हुआ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सपोज किसी प्रोजेक्ट का मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है 1000 रुपये, लेकिन वो प्रोजेक्ट आपको ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दे रहा है 1200 रुपये, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन हो गया मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से, तो यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उल्टा पड़ गया, क्या मिनिमम तो मैंने जिस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया सर मिनिमम तो वो मुझे 1500 देना चाहिए, बट सर वो तो मुझे ऑन एन एवरेज केवल 1000 रुपये ही देता है, ठीक है, तो भैया इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। ये होता है प्यारे बच्चों हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की कहानी, ठीक है, कि जहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन होगा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से जो आप लोग का शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से आप लोग का शुरू हो रहा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है, तो ये यहां से आप लोग का दूसरा स्टार्ट हो रहा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो आइए प्यारे बच्चों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में हम लोग पहले को जानेंगे, जिसका नाम क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो जो भी भविष्य में कैश के इनफ्लोज होंगे उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आइए, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के, डिस्काउंटिंग रेट लगा के, ठीक है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के, डिस्काउंटिंग रेट ला के आप फ्यूचर कैश इनफ्लोज को उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्काउंट रेट को घटा देंगे, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी है उसको आप घटा देंगे, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी यहाँ पे भी डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर करने के बाद जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा दोनों को पहले निकाल लेना है, तो दोनों को निकाल देंगे तब आप माइनस कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। उम्मीद करते हैं कि आप सबको पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि कल का 100 रुपये, ठीक है ना, आज का 100 रुपये कल इसकी क्या वैल्यू है, आज का जो ये 100 रुपये है कल इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू। ये होता है क्या, डिस्काउंटिंग फैक्टर, कि आज का ये जो 100 रुपये है ये भविष्य में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एनपीवी, अगर एनपीवी ग्रेटर देन हो गया, एनपीवी अगर ग्रेटर देन हो गया 0 से, तो वहां पे आप प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, वहां पे आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे आप लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे। और वहीं अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या हो गया, वहीं अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट लेस देन हो गया 0 से, तो आप रिजेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में सब लोग हमको कमेंट में भी बताएंगे कि आप लोगों का आप लोग किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आप लोगों को किससे रिलेटेड, सर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से रिलेटेड, ठीक है ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से रिलेटेड आप लोगों को किस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसको, तो ताकि हम आप लोगों के लिए उन न्यूमेरिकल्स को भी आप सबके साथ जल्दी से लेके आए और आपके साथ डिस्कस करें। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था ना, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना, तो फ्यूचर में जो, एक मिनट इसको मैं समझा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, जब बात यहाँ पे छिड़ गई है तो मुझे आप लोगों को इसको बता देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब कि जो फ्यूचर की वैल्यू है, फ्यूचर में जो भी कैश का इनफ्लो होगा, फ्यूचर में जो भी कैश का इनफ्लो होगा उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सर, इसी को तो कहते हैं डिस्काउंटिंग। फ्यूचर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, डिस्काउंटिंग। ठीक है सर, उल्टा भी तो हो सकता है ना, मतलब जब हम आज का 100 रुपये कल कितना हो जाएगा उसका वैल्यू, अगर हम इसकी बात करें आज का 100 रुपये कल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में पहुंचाना इसको कहेंगे कंपाउंडिंग, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में पहुंचाना दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आना डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर की वैल्यू निकाल, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर की वैल्यू पता करना, तो ये होता है कंपाउंडिंग का कंसेप्ट। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि एनपीवी अगर ग्रेटर देन हो गया 0 से तो एक्सेप्ट कर लेंगे, एनपीवी अगर लेस देन हो गया 0 से तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, इट इज द रेट एट विच एन IRR बिकम एनपीवी बिकम 0। वो रेट जहाँ पे एनपीवी आपका 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट एट विच एनपीवी, देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट यूजीसी नेट में पूछा जाता है, रेट एट विच एनपीवी बिकम 0 इज कॉल्ड IRR, या IRR इज द रेट, internal rate of return is the rate at which the NPV becomes 0। ठीक है, तो इट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या कंसिडर करता है प्यारे बच्चों, ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ये तो आप लोगों को पता ही है, आप डिस्काउंटिंग मेथड पढ़ ही रहे हो। फाइंड द रेट वेयर द इनिशियल कैश फ्लो इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये भी वही काम करता है, ये फाइंड करता है जहां पे इनिशियल कैश फ्लो बराबर हो जाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो इसको बराबर करना है, यहाँ पे इक्वल करना है। तो IRR का मतलब क्या है, जीरो करना है ना। तो IRR का मतलब होता है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे तभी आप फ्यूचर के कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू तक लेके आ पाएंगे। इज इक्वल टू आप कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो वो रेट, जिस रेट पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो रेट क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो रेट हमारा कहलाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्यारे बच्चों देखिए डिसीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों का डिसीजन रूल था यहाँ के लिए। ठीक है, ये भी आप लोगों का क्या था, डिसीजन रूल था। एनपीवी के केस में डिसीजन रूल था, और ये IRR के केस में ये आप लोगों का क्या है, डिसीजन रूल। तो IRR अगर ग्रेटर देन हो जाए के क्या है, कट ऑफ रेट। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, के क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाए के से, मतलब वही आपका कट ऑफ रेट से, इसको कट ऑफ रेट कहा जाता है, तो आप डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर IRR लेस देन हो जाए आपके कट ऑफ रेट से, ठीक है ना, तो दैट इज वो प्रोजेक्ट आप रिजेक्ट कर देंगे। और दोनों अगर बराबर हो जाए तो इनडिफरेंट हो जाएंगे कि या तो हम कट ऑफ रेट को एक्सेप्ट कर ले या तो हम IRR को ही एक्सेप्ट कर ले। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कब करेंगे, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है 1 के फॉर द प्रोजेक्ट विच हैज पॉजिटिव एनपीवी। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है 1 के तो द प्रोजेक्ट विच हैज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो प्रोजेक्ट जिसका एनपीवी पॉजिटिव है तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आएगा, तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे सर, उस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे।
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब मींस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पर रुपी ऑफ इनफ्लो मोर देन द कैश आउटफ्लो। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, इट मींस कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है वो ज़्यादा है आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका इनफ्लो अच्छा है आउटफ्लो से तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वहां पे आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 का मतलब जहां पे एनपीवी क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 0 हो जाए। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब जहां पे एनपीवी भी क्या हो जाए, एनपीवी भी पॉजिटिव हो जाए, तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी लेस देन 1 हो जाए, रिजेक्ट कर लेंगे। और जब प्रॉफिटेबिलिटी 1 हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 हो जाए, तो वहां पे एनपीवी 0 हो जाता है। ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है, आपसे पूछ देगा एट द पॉइंट वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1, देन इन दैट केस एनपीवी इज इक्वल टू 0। एट द पॉइंट वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, तो इट इज द पॉइंट वेयर द एनपीवी इज पॉजिटिव। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे इनडिफरेंट हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट को नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटिंग क्या होता है, तो अंडर द डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड बाय अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट रेट दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे भी वही बात बोला गया है, जो पे बैक पीरियड मेथड आप लोगों ने पढ़ा है ना, पे बैक पीरियड क्या पढ़ा है आप लोगों ने, इनिशियल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय दी, जो कैश इनफ्लो हो रहा है आप उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है ना, अच्छा नहीं सॉरी, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको जब आप डिवाइड कर देंगे किससे, कैश आउटफ्लो से, सॉरी कैश इनफ्लो से, तो वो आप लोग का हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और वहां पे जब आप एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट लगा देंगे तो वो बन जाएगा आप लोगों का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। क्या बन जाएगा वो आप लोगों का, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड बन जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, और जब वहां पे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा देंगे तो वो बन जाएगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ किसके बारे में, कैपिटल बजटिंग टेक्निक को लेकर। अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है जिसका फॉर्मूला मुझे आप लोगों को सिखाना है, उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेप्ट की बात करेंगे हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट में दो तरीके का डेप्ट, एक होता है परपीचुअल डेप्ट। परपीचुअल डेप्ट मींस इररिडीमेबल डेप्ट। क्या नाम है प्यारे बच्चों इसका, इररिडीमेबल डेप्ट। इररिडीमेबल डेप्ट। ठीक है। तो परपीचुअल डेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इररिडीमेबल डेप्ट हो जाएगा। और दूसरा है रिडीमेबल डेप्ट। तो परपीचुअल डेप्ट, वैसे तो इररिडीमेबल डेप्ट अब इशू नहीं होता है, बट जब इशू होता था तो उस समय की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जब इशू होता था तो उस समय कैसे उसका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेट करते थे। तो जो उसका आई डिवाइडेड बाई पीओ, आई क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द पीओ। पीओ मींस योर नेट प्रोसीड। ठीक है, पीओ का मतलब क्या हो गया, नेट प्रोसीड। तो जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको निकालना हो बिफोर टैक्स का तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। जब आपको आफ्टर टैक्स चाहिए तो जो आप लगा रहे फॉर्मूला आई डिवाइडेड बाय पीओ, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो आप पहुंच जाएंगे कहां पे प्यारे बच्चों, आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिडीमेबल डेप्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, रिडीमेबल डेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिडीमेबल डेप्ट का कैसे हम लोग कॉस्ट पता करेंगे, तो सबसे पहले कहा गया है कि आप एक काम करिए कि पहले आप बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालिए इन केस ऑफ रिडीमेबल डेप्ट। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला होता है आई, दैट इज इंटरेस्ट रेट, प्लस
1 डिवाइडेड बाई एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के अंतर अंदर हम लोग को इस डिबेंचर को रिडम्पशन कर देना है। पी, पी फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड एनपी मीन्स दी योर नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि सपोज मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है डेब्ट का 1 लाख रुपए, मैंने इसको इशू किया है 5% डिस्काउंट पे, तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा 5,000। मैंने इसको इशू करते समय 3,000 का ब्रोकरेज भी दिया था, तो कुल मिला के इसका नेट प्रोसीड कितना हो गया, पैसा कितना प्रोसीड हुआ नेट अमाउंट, तो 92,000 रुपीज, दिस इज योर नेट प्रोसीड। ठीक है, तो एनपी का मतलब यही हो गया, पी मीन्स योर प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स योर फेस वैल्यू 1 लाख, 1 लाख माइनस नेट प्रोसीड, ये हो जाएगा 1/2 पी प्लस एन पी। ठीक है, तो और अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो जो बिफोर टैक्स आया है अमाउंट उसमें 1 माइनस टैक्स रेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, एन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द डेब्ट इज टू बी रिडीम्ड। चलिए आगे चलेंगे अब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, दो तरीके का प्रेफरेंस कैपिटल, एक है परपीचुअल, दूसरा है रिडीमेबल। परपीचुअल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, परपीचुअल का मतलब होता है सर इररिडीमेबल, क्या इररिडीमेबल होता है, और दूसरा है रिडीमेबल। ठीक है ना, हाँ। तो परपीचुअल में डी, परपीचुअल का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई एनपी। डी मींस योर एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, एनपी मतलब वही नेट प्रोसीड। ठीक है ना, नेट प्रोसीड का मतलब मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया, तो डी डिवाइडेड बाई एनपी। और अगर आपको इसी में टैक्स रेट कंसिडर करना है, ये तो आपने बिफोर टैक्स निकाल दिया, तो डी डिवाइडेड बाई एनपी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पे टैक्स रेट से क्या नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी आप लोग करने जा रहे थे। ठीक है ना, तो नहीं करेंगे, क्यों 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 सर, क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल पे टैक्स रेट का कोई छूट नहीं मिलता है। डेब्ट कैपिटल पे मिलेगा आपको टैक्स रेट का डिडक्शन मिलता है, वहाँ पे इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डिडक्शन इसमें मिलता है डेब्ट कैपिटल में। बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपको कोई इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। दूसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल का फॉर्मूला, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल केपी इज इक्वल टू डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड प्लस 1/n, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रेफरेंस कैपिटल इज टू बी रिडीम्ड, एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू माइनस एनपी, एनपी मीन्स नेट प्रोसीड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और डिवाइड में 1/2 ब्रैकेट में एमवी मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के, आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों का जो CAPM मॉडल है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने का जो भी 2 3 4 मेथड है, उन सभी मेथड्स के फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिविडेंड यील्ड मेथड, और इसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसका फॉर्मूला होता है, अगर नया इक्विटी शेयर है, जो फ्रेश शेयर अभी आपने इशू किया है मार्केट में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे कोई तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता नहीं है इक्विटी में, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। वहीं अगर आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है, कि वो इक्विटी शेयर जो ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, ठीक है ना, मार्केट में इशू किया जा चुका है और मार्केट में जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे निकालेंगे, तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा D/MP। MP मीन्स योर मार्केट प्राइस पर शेयर, D मीन्स योर डिविडेंड डिवाइडेड बाय MP, MP मीन्स द मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे एब्रीवेशन के बारे में बोला भी है, हम बोलते भी जा रहे फॉर्मूले में, लेकिन स्टिल आपके यहाँ पे लिखा भी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और D मीन्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, NP मीन्स नेट प्रोसीड, MP मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। MP का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर होता है। ठीक है ना, MP का मतलब। चलिए
अब उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, उसका नाम है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। क्या नाम है प्यारे बच्चों? डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। ठीक है, तो इसका इसका क्या फॉर्मूला है? तो वही बात है, हर जगह हम लोग दोनों टाइप की बात करेंगे इक्विटी शेयर का। एक नया वाला फ्रेश इक्विटी शेयर, दूसरा जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है आप लोगों का। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो नए इक्विटी शेयर के लिए फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई एनपी प्लस, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की बात किया है आपने, प्लस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, तो यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर को भी आप कंसिडर करेंगे। अच्छा, अगर बात करें कि सर ये ग्रोथ कैसे आएगा, तो देखिए अगर डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, तो हर साल तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड बढ़ता जाएगा। तो पहले साल का जो डिविडेंड होगा तो वो तो DO, दूसरे साल क्या हो जाएगा D1, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में सेकेंड ईयर से, सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड से आप डिविडेंड को क्या कहेंगे? D1। D1 का मतलब जो इनिशियल डिविडेंड में जो ग्रोथ है, इसको कैसे निकालेंगे? तो जो आपका पिछला डिविडेंड है उसमें 1 प्लस ग्रोथ रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे सर? 1 प्लस ग्रोथ रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा जो कितना डिविडेंड में ग्रोथ हो रहा है हर साल, कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड में ग्रोथ हो रहा है हर साल। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड पर शेयर, जी मींस ग्रोथ इन डिविडेंड। चलिए, अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होगा तो प्यारे बच्चों नेट प्रोसीड से नहीं, मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे, और जो जी है, जी से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। नेक्स्ट है अर्निंग यील्ड मेथड। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अर्निंग यील्ड मेथड। तो अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, EPS डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ये किसके लिए हो जाएगा सर? ये न्यू शेयर के लिए। देखिए नेट प्रोसीड से हमेशा आप नेट प्रोसीड से हमेशा आप लोग डिवाइड करेंगे कब? जब नया शेयर होगा, जब आप लोगों का नया शेयर होगा। और मार्केट प्राइस से तब आप डिवाइड करेंगे जब आपका एग्जिस्टिंग शेयर होगा। ठीक है, दोनों बातें आप लोगों को याद रख लेना है। नेट प्रोसीड से कब डिवाइड करेंगे? जब हमारा न्यू शेयर होगा। देखिए N फॉर नेट प्रोसीड, N फॉर न्यू शेयर, ऐसे याद रखना है प्यारे बच्चों आप लोगों को। N फॉर न्यू शेयर, N फॉर नेट प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? YN इज इक्वल टू DN प्लस PN डिवाइडेड बाय PN माइनस वन। YN का मतलब यील्ड रिटर्न, जो कितना हर साल कितना यील्ड दे रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, nth ईयर तक कितना आपको रिटर्न देगा, ठीक है, nth ईयर तक ये कितना आपको रिटर्न देगा। DN मींस डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर, जिस भी एंड ऑफ ईयर का आप डिविडेंड निकाल रहे हैं उस साल का आप डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो उतने साल से वो क्या हो जाएगा? उतने साल का। जैसे हम सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं तो D2 प्लस P2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, डिविडेंड और P2 माइनस वन ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? ये चीज़ तो PN प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर और PN माइनस वन प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर से क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो ये है आप लोगों का रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CAPM, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके UGC नेट एग्जाम के लिए। तो सब लोग इसको मोस्ट IMP मार्क कर ले, सब लोग इसको मोस्ट IMP मार्क कर ले। CAPM का फुल फॉर्म कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द RF मींस रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा फैक्टर। RM मतलब रिस्क, मार्केट रिस्क प्रीमियम, RM का मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो RF प्लस बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द RM माइनस RF, ये चीज हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का मतलब KR इज इक्वल टू KE, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस T मतलब टैक्स रेट से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस B फॉर ब्रोकरेज, B फॉर ब्रोकरेज।
जैसे मैंने कहा 1 लाख का हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और उस पे क्या है 10% से टैक्स रेट डिडक्शन है, तो 10% हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे ब्रोकरेज हमको देना पड़ रहा है, कितने परसेंट से हमको ब्रोकरेज देना है, 5% से, तो क्या हो जाएगा ये 0.05% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग प्यारे बच्चों हमेशा आप लोग का टैक्स वगैरह देने के बाद, ब्रोकरेज वगैरह मतलब जितने भी खर्चे हैं उन सबको हटाने के बाद जो आखिरी में हाथ में बचता है वही, उसी को तो हम लोग कहते हैं ना रिटेन्ड अर्निंग। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स फैक्टर को कंसिडर किया गया और ब्रोकरेज को भी हटाया गया है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ डेब्ट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट। तो तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्यारे बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्यारे बच्चों आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम भी आपके साथ ऐसे ही मोटिवेटेड होकर जुड़े रहें और आप सबको सारे के सारे कंसेप्ट इसी तरीके से हम समझाते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आप प्यारे बच्चों। तो ये हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग लीवरेज पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो का आखिरी टॉपिक लीवरेज। तो आप सबको पता है लीवरेज कितने तरीके के होते हैं सर? लीवरेज 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज को आप लोग सुपर लीवरेज भी कहते हो, ठीक है ना। कंबाइंड लीवरेज को आप लोग सुपर लीवरेज कहते हो और कंपोजिट लीवरेज भी कहते हो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ये होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब हाउ ए परसेंटेज चेंज इन करेंट सेल्स लेवल विल अफेक्ट द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स के चेंज होने पर 1% का सेल्स अगर चेंज हो रहा है तो कितने परसेंटेज से, हाउ मेनी परसेंटेज देयर इज ए चेंज टेक प्लेस इन योर EBIT, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो 1% सेल्स के चेंज होने पर आपके EBIT पे कितना बदलाव आएगा, इसके बारे में कहता है ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी हम इसका फॉर्मूला भी आप लोग को बताएंगे, पहले हम कंसेप्ट समझा दे रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज, इसको हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं और इसको हम लोग डुअल एज स्वॉर्ड भी कहते हैं, दो धारी तलवार, डुअल एज स्वॉर्ड। ठीक है, ऑल्सो डुअल एज स्वॉर्ड कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट को रेस करें, ठीक है, क्योंकि डेप्ट का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम फंड रेस करें डेप्ट से, ताकि हमारा EPS इंक्रीज हो सके। तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप इन द डेप्ट एंड EPS इन फाइनेंशियल लीवरेज। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, इट इंडिकेट द यूज ऑफ फंड विथ फिक्स कॉस्ट लाइक द लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड प्रेफरेंस कैपिटल अलोंग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल टू इंक्रीज द EPS। मतलब कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट में, लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस वाले कैपिटल में हमारा कितना फिक्स कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है हमारे फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग वाले क्या फंड में, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेप्ट फंड हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म कोई लॉन्ग टर्म कोई आपका कैपिटल हो जो कि फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के साथ चलता है, जैसे आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी फिक्स रेट से डिविडेंड होता है। तो कैसे हम इसको लेके चले और कैसे हम यहाँ से फंडिंग करें ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम से कम हो और जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सके इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए। इसका मतलब सर फाइनेंशियल लीवरेज से क्या शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता है? बिल्कुल सही बात है।
तो फाइनेंशियल लिवरेज से शेयर होल्डर का फंड जो शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो ग्रो करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है प्यारे बच्चों, वो ग्रो करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंबाइंड लिवरेज, तो कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज मतलब दोनों को कंबाइन कर देना। सर क्यों कंबाइन करेंगे? द पोटेंशियल यूज ऑफ द फिक्स कॉस्ट बोथ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल विच मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम चेंज ऑन द ईपीएस। अब यहाँ पे डायरेक्टली बात किया जाएगा कि सर अगर सेल्स पे चेंज होने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कितना चेंज आ रहा है, ये तो आपने बोल दिया सर ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज को मिलाएंगे तो कंबाइंड लिवरेज, तो वहां पे बात करेंगे कि सेल्स के बदलने से अर्निंग पर शेयर में क्या इफेक्ट आएगा। ये होता है कंबाइंड लिवरेज के बारे में, कंबाइंड लिवरेज के बारे में। तो आइए हम लोग आगे इन सभी का फॉर्मूला भी यहाँ पे देख ले। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ईबीआईटी का मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। ये चीज हो जाता है। तो इट मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स विच लेड टू चेंज इन प्रॉफिट। तो सेल्स के बदलने से, ठीक है, आप लोगों का क्या, आप लोगों का क्या अर्निंग पर शेयर में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में क्या चेंजेस आएगा सेल्स के बढ़ने से या सेल्स के घटने से। 1% सेल्स के बढ़ने या घटने से हमारे ईबीआईटी में क्या चेंजेस आएगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मींस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मैथ्स द कॉलम में भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी इन सबसे डैम श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो देखिए ईबीआईटी जो क्या है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है कि सेल्स के बदलने पर हम कितना बदलेंगे। तो क्या है, सेल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि इसके बदलाव आने पर ही इसमें बदलाव आएगा ईबीआईटी पे। तो सेल्स इज इंडिपेंडेंट एंड ईबीआईटी इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स। तो ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 1 आ गया मींस इंक्रीज और डिक्रीज इन ईबीआईटी वेराइज डायरेक्टली विद द सेल्स। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 1 आ गया तो मतलब ईबीआईटी, सेल्स अगर 1% से बढ़ रहा है तो ईबीआईटी भी 1% से बढ़ेगा, सेल्स अगर 1% से घट रहा है तो ईबीआईटी भी 1% से घटेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज मींस कि वही बात है कि फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट बियरिंग वाले फंड से हम अपने ईपीएस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है देखेंगे आप लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीबीटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ईबीआईटी और पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स भी, ईबीटी भी लिखते हैं। और ये ईबीआईटी कैसे आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट जोड़ने पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ईबीटी मींस वही पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लीजिए या अर्निंग बिफोर टैक्स। ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अराइजेस। देखिए फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग वाले फंड पे इंटरेस्ट है तभी फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग वाले फंड पे कोई फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होता ही नहीं तब आपका फाइनेंशियल लिवरेज होता ही नहीं। एसोसिएटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, वही फाइनेंस से जुड़ा हुआ। ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा है कि ऑपरेटिंग सेल्स के बदलने पर ईबीआईटी में क्या बदलाव आएगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात की जा रही है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की अगर जहां पे प्रेफरेंस शेयर हो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वहां पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालेंगे, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है ना, 1 माइनस टैक्स रेट। ये है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा हमारे पास। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने एक टेबल बना दिया है कि ये टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा हुआ और फाइनेंशियल लिवरेज भी ज़्यादा हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पॉलिसी होता है कंपनी का, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन। तो कंबाइंड लिवरेज आप लोग पढ़े, कंबाइंड लिवरेज तो ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज को जोड़ दिए और मान लीजिए ऑपरेटिंग लिवरेज भी बहुत हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज भी बहुत हाई है, तो कंबाइंड लिवरेज भी क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो यहाँ पे अगर कंबाइंड लिवरेज बहुत हाई होगा तो वो कंपनी के लिए, फर्म के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, डेंजरस होगा, और ये पॉलिसी हम सबको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर दोनों लो होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज भी लो है,
कि सेल्स के बदलने से ईबीआईटी में बहुत कम फर्क आ रहा है और फाइनेंशियल लीवरेज भी लो है, ठीक है ना, कि आपका जो फंड है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस वाले फंड, उसको बढ़ाने से ईपीएस में बहुत कम रेट से क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, तो ये क्या है, लो हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत कॉशियस, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क होके चलना चाह रहे हैं, आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, एकदम आप एकदम ना के बराबर रिस्क लेके चलना चाहते, तो ये भी कुछ अच्छा नहीं होता है कि बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे अगर आप, ठीक है ना, आपको एक फेवरेबल पोजीशन में रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एक सुटेबल लेवल ऑफ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो आप कमा पाएंगे, तभी तो आप ईपीएस को हाई कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है और फाइनेंशियल लिवरेज कम है, ये एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज लो है, इट मींस कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर लो है, और हाई ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है कि सेल्स के 1% बढ़ने से भी, सपोज सेल्स के थोड़ा सा बढ़ने से ईबीआईटी में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आ सकता है, सेल्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, ईवीआईटी में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज लो होने का मतलब कि जहां पे ईपीएस में बहुत कम रेट से ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, तो बहुत खराब है, ठीक है ना, ये एडवर्स इफेक्ट डाल देगा, लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलने नहीं देगा। और आखिरी है आपका कि जहां ऑपरेटिंग लीवरेज भले ही लो है लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज हाई है, मतलब ईपीएस आपका बहुत ज़्यादा है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, हर कंपनी को ये सिस्टम, ये पॉलिसी अडॉप्ट करके चलना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कैपिटल बजटिंग टेक्निक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज के सारे फॉर्मूले, सारे चीज़ों के कंसेप्ट एकदम डिटेल में बता दिया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो से ज़रूर मदद मिल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो से मदद मिल रहा है तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ में भी, ताकि हम आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे भी आपको दे सके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमर्स स्टडी क्लासेस, टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे कॉमर्स स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो सब लोग जुड़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, भी बने रहिए प्यारे बच्चों कॉमर्स स्टडी क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ज़रूर से ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।